गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने चैप्टर 3 फिनिश हो गया था हमारा। आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करा रहा हूँ, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? क्वाड्रिक इक्वेशंस। क्वाड्रिक QUADRATIC क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा, 4th नंबर का द्विघात समीकरण। सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होता है बच्चों? ठीक है, द्विघात समीकरण ऐसा बहुपद जो द्विघात में होता है। द्विघात का मतलब मीन्स जिसमें दो पावर होती है। और पिछली एक्सरसाइज में 9th में मैंने बहुपद आपको पढ़ाया था कि एक ऐसा बहुपद जिसकी दो पावर होती है, यानी ax² px + c = 0। ठीक है, ये एक हमारी द्विघात समीकरण होती है। ax² + bx + c = 0 एंड a जो है नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, जहां a b c आपकी रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या नंबर्स होते हैं? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें द्विघात समीकरण क्या बताया? जिसमें x की यानी चर पद होते हैं x वाले, और a b c होते हैं आपके चर पद होते हैं आपके पास। ठीक है, और इसकी जो द्विघात है, दो घात वाला बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की दो घात होती हैं, तो ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, a b c वास्तविक नंबर्स होते हैं। ये इसकी मानक समीकरण या जनरल समीकरण भी कहलाती है। इसकी मानक समीकरण हो गई क्या आपकी? ax² + bx + c 0। जब ये द्विघात समीकरण की बात कर रहा है तो किसी भी द्विघात समीकरण के दो सॉल्यूशन होते हैं, दो हल होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने हल होते हैं उसके? दो हल होते हैं, और इसके दो ही मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? दो मूल, एक मूल अल्फा और एक मूल बीटा। ये दो मूल होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, एक अल्फा और एक बीटा होते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं ABC को द्विघात बहुपद ax² bx + c का क्या कहते हैं? एक गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको क्या लिखूंगा बच्चों? सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं, यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, वो इसमें मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, किसी भी प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। जब हम एक द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं तो उस द्विघात समीकरण के दो ही आंसर आते हैं, यानी एक अल्फा का मान और एक बीटा का मान। दो अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। शून्यक क्या होते हैं बच्चों? कि चर के वह मान जिस पर किसी द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो उस द्विघात बहुपद के शून्यक कहा जाता है। अभी मैं वैल्यू बताऊंगा रखनी आपको कि किस तरीके से हम शून्यक निकालने का तरीका कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको कि द्विघात समीकरण होगी ax², यानी कि x में जिसकी दो पावर हो, तो उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की दो घात होती हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ABC को वास्तविक नंबर्स कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके दो हल होते हैं, यानी कि दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा होते हैं। अब यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे दो मेथड से, एक गुणनखंड विधि से, गुणनखंड मेथड्स आपने फैक्टर्स मेथड जिसे कहते हैं, फैक्टर्स मेथड से। ठीक है, ये मेथड्स हमने बच्चों 9th में सीखा था। और इसके बाद इसी में फैक्टर्स मेथड के अलावा हम एक सिद्धाचार्य नियम होता है जिसे हम सूत्र की सहायता से कहते हैं, सूत्र से। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये दोनों मेथड्स आज मैं आपको इसमें कंप्लीटली सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को बच्चों। यहाँ पे कोई भी एक समीकरण है, सबसे पहले सूत्र होता क्या है? ठीक है, सूत्र के बारे में आपको बता देता हूं मैं। अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, ये एक चर x में एक द्विघात समीकरण है, तो इसका जो सूत्र की सहायता से इसे समीकरण के हल निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका x = -kb +
अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी द्विघात समीकरण को सूत्र की सहायता से हल करने का। ये मेथड जब अप्लाई भी कर सकते हैं जब हमारे गुणनखंड किसी द्विघात समीकरण के नहीं होते, तब भी हम इस रूल का यूज कर सकते हैं। या वो आपसे कहता है कि इसे सूत्र की सहायता से यानी फॉर्मूले की सहायता से सोल्व कीजिए, तो तब भी हम इसमें सिद्धाचार्य नियम, ये नियम है, ये जो रूल है आपका, इस रूल को हम क्या कहते हैं बच्चों? द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं, द्विघातीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, दो घातों का सूत्र द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। और इसको किसने बनाया था? सिद्धाचार्य ने, तो इसलिए इसका नाम रख देता हमने सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम? सिद्धाचार्य सूत्र, इसे सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्लियर समझ में आई बच्चों यहाँ पे आपको? तो इसको हल करने का तरीका कैसे है? अब इस द्विघात समीकरण जो आपकी होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके मैंने बताए थे आपको दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो यही अल्फा बीटा आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू जो होगी इसमें फॉर्मूले में प्लस वाली, वो अल्फा का रूल बन जाएगी, यानी माइनस का b प्लस का चिन्ह, अब माइनस नहीं केवल प्लस का चिन्ह, b² माइनस 4ac एंड अपॉन में 2a। ऐसी दूसरा नंबर बीटा वाला ले लेंगे, बीटा वाला यानी कि माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे इसमें। तो कैसे हो जाएगा ये? माइनस का b, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा और आगे रूल एज इट इज, b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो ये आपके दो रूल बन जाते हैं, एक अल्फा में और एक बीटा में। यही इस समीकरण के क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं, सोल्व, जब हम इसको हल करके निकालते हैं। तो इस समीकरण के दो मूल हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं समीकरण को सोल्व करना भी सिखाऊंगा। एक मेथड तो ये हो गया आपका सोल्व करने का। एक मेथड है जब आपके गुणनखंड नहीं होते हैं तो उसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है, ये मैंने आपको 9th क्लास में सिखाया था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसमें फॉर्मूले की सहायता से एक क्वेश्चन को करा देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक क्वेश्चन है आपका 5x² माइनस के 6x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है समीकरण को सूत्र द्वारा हल कीजिए। सूत्र से क्या कीजिए बच्चों? यहाँ पे सूत्र से हल कीजिए। ठीक है, तो सूत्र से कैसे हल करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास रखा है ऊपर x बराबर, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फॉर्मूले में सबसे पहले a b c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारी जनरल समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या होती है? द्विघात की जनरल समीकरण होती है। इस समीकरण की इससे क्या कर देंगे? कंपेयर कराने पर, यानी कि तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों? ए बी सी की। चलिए a की वैल्यू निकालते हैं पैसे। x² तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 5, तो a की वैल्यू हो जाती है 5। x पे आ जाइए अब, यहाँ x तो b की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 6। कितनी होगी b की वैल्यू बच्चों? साइन सहित लेनी है आपको, ये b की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट c की वैल्यू कितनी है? माइनस के 2, तो c की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के 2 हो जाती, तो ABC की वैल्यू हो गई। अब ABC की वैल्यू हमें फॉर्मूले में पुट कर देनी है। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है, x बराबर क्या लिखा है? माइनस का b, तो माइनस के b कितने हो गए? माइनस के 6, और माइनस ही फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे। फिर बीच में प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? b का स्क्वायर, यानी माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुना a का मान है 5 एंड गुना माइनस के 2 हो गया c का मान। और अब का डिवाइड में कितना है बच्चों? 2a, तो a कितना है यहाँ पे? 5, तो 2 इंटू 5 हो जाता है।
क्लियर हो गया बच्चों। आप सोल्व करेंगे इसे, प्लस के 6 ऐसी, प्लस माइनस एज इट इज, और अंडर रूट का साइन एज इट इज लगा दीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 6 जा 36 और माइनस का हो जाता है प्लस। ठीक है, अब यहाँ माइनस तो ये इसे प्लस कर देगा, और 5 4 पंजे 20 दूनी कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 40 हो जाएगा, और ये 2 पंजे 10 एज इट इज हो जाएगा। अब ऊपर को सोल्व कैसे करेंगे, 6 प्लस माइनस, वो दोनों प्लस हो रहे हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं। दोनों प्लस करेंगे, कितना आएगा निकलेगा बच्चों, यहाँ पे 36 और 40 को प्लस कर रहे हैं तो 4 3 7 76 हो जाता है, और नीचे 10 एज इट इज होता है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे। तो अब इसको अंडर रूट को कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको अंडर रूट निकालना भी सिखा रखा है, फिर से मैं एक बार अंडर रूट निकालना आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। 76 के फैक्टराइज कर दिए, अगर इसका पेयर बन के बाहर निकल जाता है तो उसका अंडर रूट निकल जाता है। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं इसे, 2 से करा, 2 3 जा 6, 2 3 6 और 2 8 16, फिर 2 से काट दो, 19 दूनी 38, और लास्ट में ये 19 से ही डिवाइड होता है, 19 बन जाए 19। अब इसका तो पेयर बन जाता है, लेकिन 90 का पेयर नहीं बनता है, और जब 90 का पेयर इसका जिसका पेयर बन जाता है तो बाहर आ जाता है, और जिसका नहीं बना वो अंडर रूट में। तो इसका 76 का जो अंडर रूट बना वो 2 अंडर रूट 19 आपका निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 19 और अपोन में 10 एज इट इज। ठीक है यहाँ तक। अब ये वैल्यू प्लस और माइनस में है तो प्लस वाली अलग ले लेते हैं, माइनस वाली अलग कर लेते हैं। तो प्लस वाली कैसे करेंगे और माइनस वाली कैसे करेंगे वो मैं आपको क्लियर करने से पहले, इसमें से ऊपर वाले नंबर्स में से क्या सेम आ रहा है बच्चों, 2 सेम आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया 2 3 6 प्लस माइनस, और यहाँ ओनली कितना हो गया 19, और अपोन में 10 एज इट इज रख रखा है। 2 से 10 डिवाइड हो जाता है, 2 5 जा 10, तो जो नंबर निकल का आया आपको बच्चों वो कितना निकला, 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 19 एंड अपोन में 5। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब बस इसे 2 नंबर्स में कैसे लिखेंगे प्लस माइनस में वो मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट नंबर जो आपका बनेगा, पहला मूल जो बनेगा, 3 प्लस का ले लेंगे साइन यहाँ पे, और 19 अपोन में 5, ये तो हो गया वो वैल्यू जो प्लस वाली है। ठीक है, फिर माइनस वाली लेंगे इसी में, यानी माइनस का तो जाएगा 3 माइनस 19 का अंडर रूट अपोन में 5, ये माइनस वाली वैल्यू हो गई, ये प्लस वाली हो गई। ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं बच्चों, आंसर बन जाते हैं। इसे कहते हैं सूत्र की सहायता से या सिद्धाचार्य की नियम की सहायता से सोल्व करना। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है इसका रूल वो देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर हम बच्चों इसका विविक्तर क्या होता है, द्विघात समीकरण का विविक्तर कैसे निकालते हैं। ठीक है, विविक्तर को कैसे कार्य करते हैं, विविक्तर। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेट भी कहते हैं। विविक्तर को कैपिटल डी से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण है, इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का बोलेगा आपसे कि इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, विविक्तर। तो विविक्तर फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा विविक्तर फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाता है। इससे हम क्या बात कर लेते हैं, विविक्तर ज्ञात कर लेते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों इसमें विविक्तर के बाद इस समीकरण के मूलों की प्रकृति, वेरी इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति यानी उसकी नेचर। 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब इनकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, और मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है इसके विविक्तर पर। जो द्विघात समीकरण होगी उसका विविक्तर को फाइंड करेंगे और उसके द्वारा हम इसकी प्रकृति को फाइंड करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, ठीक है, चलिए पहली कंडीशन हम निकालते हैं इसमें। अगर सपोज कीजिए डी की यदि डी यानी डी का जो मान है इस फॉर्मूले में रख के डी का मान आपके पास कैसी वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, प्लस की, धनात्मक, और क्या आ जाए, धनात्मक और पूर्ण वर्ग।
कैसा नंबर आ जाए, प्लस का और धनात्मक पूर्ण वर्ग आ जाए d का मान। यदि d बराबर प्लस का या धनात्मक पूर्ण वर्ग नंबर आता है तो उस मूलों की जो प्रकृति होगी बच्चों वो कैसी होगी, तो मूल वास्तविक परिमेय या कैसे होंगे, भिन्न होंगे। कैसे होंगे बच्चों, यहाँ पे भिन्न होंगे। दूसरी कंडीशन, ठीक है, ये तो कंडीशन चल रही है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की। दूसरी कंडीशन है यदि d का मान क्या आ जाए बच्चों, पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग से मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है, पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 4 होता है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। 16 किसका होता है, 4 का। 25 किसका होता है, 5 का। अगर वो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 17 आ जाए, 17 किसी का वर्ग नहीं होता लेकिन पॉजिटिव तो है, लेकिन 17 किसी का वर्ग नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नंबर नहीं है। तो क्या कह रहा है, अगर डी का मान पूर्ण वर्ग नंबर नहीं है तो मूल कैसे होंगे, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे परंतु अपरिमेय भी होंगे। यहाँ पे क्या थे, परिमेय, यहाँ क्या होंगे, अपरिमेय। कैसे होंगे बच्चों, अपरिमेय और भिन्न ही लिख लेंगे, अलग अलग, यानी कि ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होगी, अब d की वैल्यू आ जाती है अगर हमारे पास में 0। वेरी इंपॉर्टेंट है ये थर्ड वाली कंडीशन। अगर d की वैल्यू 0 होगी तो मूल कैसे होंगे बच्चों, वास्तविक परिमेय और समान या बराबर। वास्तविक परिमेय बराबर को समान भी कह सकते हैं, बराबर यानी इक्वल। ठीक है, इस तरह से भी। तो ये मूल कैसे होंगे, वास्तविक परिमेय या समान होंगे। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट आ जाता है, ये दोनों ही लास्ट वाले जो बता रहा हूं यही दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाली प्रकृति देख लीजिए, यदि d की वैल्यू माइनस में यानी कि ऋणात्मक आ जाती है, यानी कि नेगेटिव आ जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों, नेगेटिव आ जाती है। कैसी जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो उसके मूल कैसे होंगे, तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे और काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, अवास्तविक व काल्पनिक। काल्पनिक लिख दीजिए या अधिकल्पित लिख दीजिए। कैसे होंगे, अधिकल्पित होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारी ये इसकी क्या होगी, मूलों की प्रकृति भी आपने सीख ली है। अब इसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसको करना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। तो ये आपकी कंप्लीटली हो जाती है। इसमें 2 मेथड और बता देता हूँ पहले मैं आपको। अभी मैंने, अगर हमारे पास 2 मूल ज्ञात हैं, 2 मूल ज्ञात हैं, ठीक है, 2 मूल ज्ञात हैं, यानी एक कोई अल्फा और एक बीटा। 2 मूल ज्ञात हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बनाना। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाती है, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल और इज इक्वल टू 0। इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ये हमारा द्विघात समीकरण बनाने का बच्चों क्या है, तरीका है। ठीक है, इसी में मैं हिंदी में लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल
प्लस इसको मूलों का योगफल को ब्रैकेट में कर दीजिए इंटू एक्स, ठीक है। मूलों का योगफल हो गया प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये हो गया आपका मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। ये भी आपको हिंदी में हो गया, ये आपका इंग्लिश में हो गया। तो इसे कहते हैं कोई दो मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को प्लस कर दो इंटू एक्स और दोनों ही गुणा कर दो और इस समीकरण में पुट कर देंगे तो हमारी द्विघात समीकरण रेडी हो जाती है। कल मैं इसका एक दो फॉर्मूले और कराऊंगा बच्चों और इसकी एक्सरसाइज 4.1 हमारी कल स्टार्ट हो जाएगी। इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीटली करेंगे। थैंक यू।